तो भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। जुजुत्सु काइसन मॉड्यूलो का चैप्टर 17 आ चुका है और ये चैप्टर इतना खतरनाक होने वाला है भाई कि जो जुजुत्सु काइसन के ओल्ड फैंस हैं उनको तो मजा ही आ जाएगा इस चैप्टर में। तो चलो सीधा चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई लोग, पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि मारू ने अपनी टेक्निक एक्टिवेट कर दी थी, जिसकी वजह से सब उलट पुलट सा हो गया था। तो चैप्टर की शुरुआत होती है सुरुगी के फ्लैशबैक से, जहाँ पे सुरुगी बोलता है कि हमारे डैड यूका के पैदा होते ही गायब हो गए और एक समय के बाद बिना किसी खास वजह के मुझे ये जानने की ऑब्सेशन हो गई कि वो इंसान आखिर थे कैसे। और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और मेरी मॉम कोई भी उनके बारे में बात करने के लिए तैयार ही नहीं था। तो मैंने चुपचाप गोजो क्लैन के कुछ बड़े लोगों से पूछा और सुरुगी को जो सुनने को मिलता है वो उसे खुद सरप्राइज कर देता है, जहाँ पे उसे पता लगता है कि उसके डैड बहुत सीरियस और डिलीजेंट थे। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि वो अपने फादर यूता पर गए थे, लेकिन यही ट्विस्ट भी है, उनकी यही सीरियसनेस और मेहनत शायद इनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। यहाँ पे हमें सुरुगी के फादर का नाम पता चलता है, यानी कि यूता के बेटे का नाम, जो कि योरीकुत्सु होता है। सुरुगी आगे बताता है कि उसके डैड को इस बात का बहुत बड़ा दुख था कि उनकी जनरेशन और आने वाली जनरेशन के जुजुत्सु सॉर्सरर्स उनके पेरेंट्स की जनरेशन के मुकाबले काफी वीक थे और वो धीरे धीरे इसी चिंता में डूबते चले गए और फिर अचानक एक दिन गायब हो गए। पर गायब होने के कुछ पहले दिन एक मेड ने रिपोर्ट किया था कि उसने सुरुगी के डैड को एक हुडी पहने हुए आदमी से बात करते हुए देखा, जिसके चेहरे पर एक स्कार भी था। कॉन्टेक्स्ट उसे पता नहीं था, वो बस इतना सुनती है कि वो आदमी बोलता है इट डजंट मैटर। और भाई वो हुडी वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि यूजी होता है। अब पता नहीं यहाँ पे क्या खिचड़ी पक रही है या गेगे क्या करना चाह रहा है, ये तो यार आगे आने वाले चैप्टर्स में ही पता चलेगा। खैर, स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सुरुगी खुद से सवाल करता है कि मेरे पैदा होने के बाद नहीं, लेकिन यूका के जन्म के तुरंत बाद डैड क्यों गायब हो गए? क्या इसका कनेक्शन कर्स टेक्निक से है? यहाँ सुरुगी ये भी सोचता है कि अगर मेरे पास कर्स टेक्निक होती तो क्या यूका कभी पैदा ही नहीं होती, और अगर यूका के पास कर्स टेक्निक नहीं होती तो क्या डैड कभी गायब नहीं होते? वो सोचता है कि ये सब वो यूका से छुपाना चाहते थे, लेकिन वो स्मार्ट है और शायद उसे सब कुछ पता चल गया होगा। और यहीं से हम प्रेजेंट पे वापस आ जाते हैं, जहाँ पे मारू और सुरुगी की लड़ाई चालू होती है और मारू अब पूरी तरह सीरियस हो चुका है। उसने डिसाइड कर लिया है कि वो अपनी कर्स टेक्निक चाओस एंड हार्मोनी को फुल पोटेंशियल पर इस्तेमाल करेगा। और भाई लिटरली वो दुनिया को ऐसे उलट पुलट कर देता है। सारे बिल्डिंग्स आपस में घूम रहे होते हैं, ग्रेविटी भी पूरा कंफ्यूज होती है। सुरुगी को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर चल क्या रहा है। जहाँ पे सुरुगी एक बिल्डिंग के साइड में लटका हुआ है और सोच रहा होता है कि मुझे अब तक समझ नहीं आया कि इसकी कर्स टेक्निक आखिर है क्या। तभी मारू स्वॉर्ड लेकर रश करता है और पूरी वर्ल्ड फिर से स्पिन हो जाता है। यहाँ पे पूरा सीन इंसेप्शन मूवी के जैसे लग रहा होता है, सब कुछ उलट पलट। खैर, यहाँ पे सुरुगी बस समहाउ डिफेंस कर रहा होता है और मारू उसे पूरी तरह से डिसोरिएंट कर रहा होता है। लगभग 3-4 पेज तक बस नॉन स्टॉप एक्शन ही चलता है भाई। यहाँ पे एक मोमेंट पे सुरुगी की तलवार मारू की तलवार के फॉर्क वाले हिस्से के बीच में फंस जाती है। हाँ, ये वही क्रॉस की ब्लेड है जो मारू यूज कर रहा है और इसकी वजह से दोनों आपस में डिसआर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से तलवारें उड़कर अलग अलग गिर जाती हैं। और अब सीन कट होता है, जहाँ पे हमें एक बिल्डिंग का एक्सटीरियर शॉट दिखाया जाता है और जोरदार ब्लास्ट के साथ ग्लास बाहर उड़ता है और अगले पैनल में हम देखते हैं कि मारू सुरुगी के सामने खड़ा होता है, जहाँ पे मारू का हाथ सुरुगी के हार्ट की तरफ बढ़ा हुआ होता है और सुरुगी उल्टा हवा में लटका हुआ होता है। तभी मारू एकदम शांत होकर बोलता है आई विन। तभी सुरुगी जवाब देता है कि मे बी, लेकिन अगर 1% चांस भी है यूका को बचाने का तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। और मारू बोलता है कि हाँ, मुझे भी तुमसे यही उम्मीद है। और तभी मारू मुट्ठी बंद करके सुरुगी के सीने में एक्सप्लोसिव पंच मार देता है, जहाँ पे सुरुगी उड़ते हुए पास की जमीन के बिल्डिंग में जा घुसता है। और भाई मारू लिटरली यहाँ पे रुकता भी नहीं है, वो बसेस, ट्रक और कार सबको हवा में उड़ा लेता है और सुरुगी की तरफ मिसाइल की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से मैसिव एक्सप्लोशंस होते हैं। देखो, ये सब करते हुए मारू खुद भी अंदर से काफी सैड होता है, लेकिन उसका जो वॉरियर वाला इंस्टिंक्ट है वो इससे सब करवा रहा होता है। अब सीन कट होता है सुरुगी पर, जहाँ पे वो रबल के बीच में पड़ा होता है और चारों तरफ ट्रक, बसेस और सीमेंट्स वगैरह सब पूरा धूल ही धूल होता है और उसकी बॉडी भी पूरी तरह एकदम बैटर्ड होती है। और तभी वो सोचता है कि यूका किसी इनक्रेडिबल चीज के साथ पैदा हुई थी, शायद वो मेरी इक्वली इनक्रेडिबल डेथ पर प्राउड होती, लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, चाहे मैं उसे कांटेक्ट में रहूं या ना रहूं। बस इतना पता है कि वो कहीं भी दुनिया में अपनी जिंदगी जी रही है, वो मेरे लिए काफी है। एंड देन सुरुगी बस एक शब्द बोलता है, ग्रैंडपा। और तभी एट दिस मोमेंट शैडो से रिका का चेहरा बाहर उभरता है, जहाँ पे सुरुगी की चेस्ट पर रिंग ग्लो करने लगती है। और तभी रिका बोलती है, तुम कितने आवफुल दिखने लगे हो, तुम आखिरकार उसकी तरह बन ही गए, लेकिन मैं तुम्हें बचाऊंगी क्योंकि यूता ने मुझसे कहा था। और कहती है कि इसके लिए तुमको ये वर्ड बोलना होगा जो कि है आई एक्सेप्ट। एंड देन सुरुगी पूछता है, तो क्या मैं जीत सकता हूँ? और तभी रिका बोलती है कि भाई ये भी कोई पूछने वाली बात है। और तभी एक पूरा ब्लैक पैनल आता है, जहाँ पे सुरुगी बोलता है आई एक्सेप्ट। और तभी सीन कट होता है मारू पर और ये सब देख के मारू काफी शॉक्ड होता है। उसके सामने कुछ ऐसा खड़ा है जो वो समझ ही नहीं पा रहा था।
और मारू के सामने खड़ा होता है सुरुगी और रिका का फ्यूजन, यानी कि रिका सुरुगी के शरीर में मर्ज हो गई होती है, जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि ये पक्का कोई कस्ड एनर्जी है, ये सुरुगी है ही नहीं। फिर वो चिल्ला के पूछता है कि तुम हो कौन। देन रिका मारू का जवाब देते हुए पलट के पूछती है कि और तुम कौन हो। और यहाँ पे मारू रिएक्ट भी नहीं कर पाता, तभी उसके सामने सुरुगी टेलीपोर्ट होके आ चुका होता है और फिर सुरुगी मारू के चेहरे पे एक पंच मारता है और बम मारू उड़कर पूरा बिल्डिंग में जा घुसता है। अब भाई मारू जो पहले से पंच मार रहा होता है सुरुगी को, रिका सब एक ही पंच में उससे वसूल कर लेती है। और अगले सीन में हमें दिखता है कि मारू ने वो पंच ब्लॉक किया था अपने आर्म्स को क्रॉस करके, मतलब वो अब भी फुल सीरियस मोड में है। फिर सुरुगी युका को बोलता है कि हेल्प करने के लिए थैंक्स, लेकिन जो मन करे वो मत बोलो। और तभी रिका बोलती है कि ओ कोई ज्यादा कॉकी हो गया क्या, मैं हेवन जाकर युता से तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। तभी सुरुगी बोलता है तुम्हें हेवन में एंट्री भी मिलेगी, और इस पे रिका बोलती है तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला रहे हो। और यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। भाई ये चैप्टर पूरा का पूरा एब्सोल्यूट सिनेमा था भाई। यहाँ पे सुरुगी और रिका का फ्यूजन इतना तगड़ा है कि अब देखना है कि ये क्या क्या कर सकता है। और एक बात और, ये चैप्टर खुद जाकर जरूर पढ़ो, क्योंकि फर्स्ट हाफ ऑलमोस्ट बिना डायलॉग का है, प्योर हैंड टू हैंड कॉम्बैट और इंसेंट पैनलिंग है जहाँ पे। और यार अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।